हेलो दोस्तों, ज्ञानटेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पक्षी और दीमक को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पक्षी और दीमक। गजानन माधव मुक्तिबोध। बाहर चिलचिलाती हुई दोपहर है, लेकिन इस कमरे में ठंडा मध्यम उजाला है। यह उजाला इस बंद खिड़की की दरारों से आता है। यह एक चौड़ी मुंडेर वाली बड़ी खिड़की है, जिसके बाहर की तरफ दीवार से लगकर कांटेदार बेंत की हरी घनी झाड़ियां हैं। इनके ऊपर एक जंगली बेल चढ़कर फैल गई है और उसने आसमानी रंग के गिलास जैसे अपने फूल प्रदर्शित कर रखे हैं। दूर से देखने वालों को लगेगा कि उस बेल के फूल नहीं, वरन बेत की झाड़ियों के अपने फूल हैं। किंतु इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि लता ने अपनी घुमावदार चाल से न केवल बेत की डालों को उनके कांटों से बचते हुए जकड़ रखा है, वरन उनके कंटक रोमों वाले पत्तों के एक एक हरे फीते को समेटकर कसकर उनकी एक रस्सी सी बना डाली है और उस पूरी झाड़ी पर अपने फूल बिखराते छिटकाते हुए उन सौंदर्य प्रतीकों को सूरज और चांद के सामने कर दिया है। लेकिन इस खिड़की को मुझे अक्सर बंद रखना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के इस इलाके में मौसम बेमौसम आंधीनुमा हवाएं चलती हैं। उन्होंने मेरी खिड़की के बंद पल्लों को ढीला कर डाला है। खिड़की बंद रखने का एक कारण ये भी है कि बाहर दीवार से लगकर खड़ी हुई हरी घनी झाड़ियों के भीतर जो छिपे हुए गहरे हरे सांवले अंतराल हैं, उनमें पक्षी रहते हैं और अंडे देते हैं। वहां से कभी कभी उनकी आवाजें रात बेरात एकाएक सुनाई देती हैं। वे तीव्र भय की रोमांचक चित्कारें हैं, क्योंकि वहां अपने शिकार की खोज में एक भुजंग आता रहता है। वह शायद उस तरफ की तमाम झाड़ियों के भीतर रेंगता फिरता है। एक रात इसी खिड़की में से एक भुजंग मेरे कमरे में भी आया। वह लगभग 3 फीट लंबा अजगर था। खूब खा पी करके सुस्त होकर वह खिड़की के पास मेरी साइकिल पर लेटा हुआ था। उसका मुंह करियर पर जिस्म की लपेट में छिपा हुआ था और पूंछ चमकदार हैंडल से लिपटी हुई थी। करियर से लेकर हैंडल तक की सारी लंबाई को उसने अपने देह वलयों से कस लिया था। उसकी वह काली लंबी चिकनी देह आतंक उत्पन्न करती थी। हमने बड़ी मुश्किल से उसके मुंह को शिनाख्त किया और फिर एकाएक फिनाइल से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर डाला। रोमांचपूर्ण थे हमारे वे व्याकुल आक्रमण। गहरे भय की सनसनी में अपनी कायरता का बोध करते हुए हम लोग निर्दयतापूर्वक उसकी छटपटाती देह को लाठियों से मारे जा रहे थे। उसे मरा हुआ जान हम उसका अग्नि संस्कार करने गए। मिट्टी के तेल की पीली गेरुई ऊंची लपक उठाते हुए कंडों की आग में पड़ा हुआ वह ढीला नाक शरीर में अपनी बची खुची चेतना समेटकर इतनी जोर से ऊपर उछला कि घेरा डालकर खड़े हुए हम लोग हैरत में आकर एक कदम पीछे हट गए। उसके बाद रात भर सांप की ही चर्चा होती रही। इसी खिड़की से लगभग 6 गज दूर बेत की झाड़ियों के उस पार एक तालाब है। बड़ा भारी तालाब, आसमान का लंबा चौड़ा आईना जो थरथराते हुए मुस्कुराता है और उसकी थरथराहट पर किरणें नाचती रहती हैं। मेरे कमरे में जो प्रकाश आता है वह इन लहरों पर नाचती हुई किरणों का उछलकर आया हुआ प्रकाश है। खिड़की की लंबी दरारों में से गुजरकर वह प्रकाश सामने की दीवार पर चौड़ी मुंडेर के नीचे सुंदर झलमलाती हुई आकृतियां बनाता है। मेरी दृष्टि उस प्रकाश कंप की ओर लगी हुई है। एक क्षण में उसकी अनगिनत लहरें नाचे जा रही हैं। कितना उद्दाम, कितना तीव्र वेग है उन झिलमिलाती लहरों में। मैं मुग्ध हूं कि बाहर के लहराते तालाब ने किरणों की सहायता से अपने कंपों की प्रतिच्छवि मेरी दीवार पर आंक दी है। काश ऐसी भी कोई मशीन होती जो दूसरों के हृदय कंपनों को, उनकी मानसिक हलचलों को मेरे मन के पर्दे पर चित्र रूप में उपस्थित कर सकती। उदाहरणतः मेरे सामने इसी पलंग पर वह जो नारी मूर्ति बैठी है, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। वैसे उसके बारे में जितनी गहरी जानकारी मुझे है, शायद और किसी को नहीं। इस धुंधले और अंधेरे कमरे में वह मुझे सुंदर दिखाई दे रही है। दीवार पर गिरे हुए प्रत्यावर्तित प्रकाश का पुनः प्रत्यावर्तित प्रकाश नीली चूड़ियों वाले हाथों में थमे हुए उपन्यास के पन्नों पर, ध्यानमग्न कपोलों पर और आसमानी आंचल पर फैला हुआ है। यद्यपि इस समय हम दोनों अलग अलग दुनिया में, वह उपन्यास के जगत में और मैं अपने ख्यालों के रास्ते पर घूम रहे हैं, फिर भी इस अकेले धुंधले कमरे में गहन साहचर्य के संबंध सूत्र तड़प रहे हैं और महसूस किए जा रहे हैं। बावजूद इसके ये कहना ही होगा कि मुझे इसमें रोमांस नहीं दिखता। मेरे सिर का दाहिना हिस्सा सफेद हो चुका है। अब तो मैं केवल आश्रय का अभिलाषी हूँ, ऊष्मापूर्ण आश्रय का। फिर भी मुझे शंका है। यौवन के मोह स्वप्न का गहरा उद्दाम आत्मविश्वास अब मुझमें नहीं हो सकता। एक वयस्क पुरुष का अविवाहिता वयस्का स्त्री से प्रेम भी अजीब होता है। उसमें उद्बुद्ध इच्छा से आग्रह के साथ साथ जो अनुभवपूर्ण ज्ञान का प्रकाश होता है, वह पल पल पर शंका और संदेह को उत्पन्न करता है। श्यामला के बारे में शंका रहती है।
वह ठोस बातों की बारीकियों का बड़ा आदर करती है। वह व्यवहार की कसौटी पर मनुष्य को परखती है। यह मुझे अखरता है। उसमें मुझे एक ठंडा पथरीलापन मालूम होता है। गीले सपनीले रंगों का श्यामला में सचमुच अभाव है। ठंडा पथरीलापन उचित है या अनुचित यह मैं नहीं जानता, किंतु जब औचित्य के सारे प्रमाण, उनका सारा वस्तु सत्य पॉलिशदार टीन सा चमचमा उठता है तो मुझे लगता है बुरे फंसे इन फालतू की अच्छाइयों में, तो दूसरी तरफ मुझे अपने भीतर ही कोई गहरी कमी महसूस होती है और खटकने लगती है। ऐसी स्थिति में मैं हाँ और ना के बीच में रहकर खामोश जी हाँ की सूरत पैदा कर देता हूँ। डरता सिर्फ इस बात से हूँ कि कहीं ये जी हाँ जी हुजूर न बन जाए। मैं अतिशय शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। अपनी शांति भंग न हो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। न झगड़ा करना चाहता हूँ, न मैं किसी झगड़े में फंसना चाहता। उपन्यास फेंककर श्यामला ने दोनों हाथ ऊंचे करके जरा सी अंगड़ाई ली। मैं उसकी रूप मुद्रा पर फिर से मुग्ध होना ही चाहता था कि उसने एक बेतुका प्रस्ताव सामने रख दिया। कहने लगी, चलो बाहर घूमने चले। मेरी आंखों के सामने बाहर की चिलचिलाती सफेदी और भयानक गर्मी चमक उठी। खस के पर्दों के पीछे, छत के पंखों के नीचे अलसाते लोग याद आए। भद्रता की कल्पना और सुविधा के भाव मुझे मना करने लगे। श्यामला के झटकीपन का एक प्रमाण और मिला। उसने मुझे एक क्षण आंखों से तौला और फैसले के ढंग से कहा, खैर मैं तो जाती हूँ, देखकर चली आऊंगी, बता दूंगी। लेकिन चंद मिनटों बाद मैंने अपने को चुपचाप उसके पीछे चलते हुए पाया। तब दिल में एक अजीब झोल महसूस हो रहा था। दिमाग के भीतर सिकुड़न सी पड़ गई थी। बाल अनसंवरे थे ही। पैरों को किसी न किसी तरह आगे धकेले जा रहा था। लेकिन यह सिर्फ दोपहर के गर्म तीरों के कारण था या श्यामला के कारण कहना मुश्किल है। यह उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और दिलासा देती हुई आवाज में कहा, स्कूल का मैदान ज्यादा दूर नहीं है। वह मेरे आगे आगे चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसके पैरों और तलुओं के पिछले हिस्से की तरफ ही था। उसकी टांग, जो बिवाइयों भरी और धूल भरी थी, आगे बढ़ने में उचकती हुई चप्पल पर चटचटाती थी। जाहिर था कि ये पैर धूल भरी सड़कों पर घूमने के आदी हैं। ये ख्याल आते ही उसी ख्याल से लगे हुए न मालूम किन धागों से होकर मैं श्यामला से खुद को कुछ कम, कुछ हीन पाने लगा और इसकी ग्लानि से उबरने के लिए मैं उस चलती हुई आकृति के साथ उसके बराबर हो लिया। वह कहने लगी, याद है शाम को बैठक है, अभी चलकर न देखते तो कब देखते, और सबके सामने साबित हो जाता है कि तुम खुद कुछ करते नहीं, सिर्फ जबान की कैंची चलती है। अब श्यामला को कौन बताए कि न मैं इस भरी दोपहर में स्कूल का मैदान देखने जाता और न शाम को बैठक में ही। संभव था कि कोरम पूरा न होने के कारण बैठक ही स्थगित हो जाती। लेकिन श्यामला को ये कौन बताए कि हमारे आलस्य में भी एक छिपी हुई, जानी अनजानी योजना रहती है। वर्तमान संचालन का दायित्व जिन पर है, वे खुद संचालक मंडल की बैठक नहीं होने देना चाहते। अगर श्यामला से कहूं तो वह पूछेगी क्यों, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। मैं उसकी आंखों से गिरना नहीं चाहता, उसकी नजर में और चढ़ना चाहता हूं। उसका प्रेमी जो हूं, अपने व्यक्तित्व का सुंदरतम चित्र उपस्थित करने की लालसा भी तो रहती है। वैसे भी धूप इतनी तेज थी कि बात करने या बात बढ़ाने की तबीयत नहीं हो रही थी। मेरी आंखें सामने के पीपल के पेड़ की तरफ गईं, जिसकी एक डाल तालाब के ऊपर बहुत ऊंचाई पर दूर तक चली गई थी। उसके सिरे पर एक बड़ा सा भूरा पक्षी बैठा हुआ था। उसे मैंने चील समझा। लगता था कि वह मछलियों के शिकार की ताक लगाए बैठा है। लेकिन उसी शाखा की बिल्कुल विरुद्ध दिशा में जो दूसरी डालें ऊंची होकर तिरछी और बाकी टेढ़ी हो गई हैं, उन पर झुंड के झुंड कौवे कांव कांव कर रहे हैं, मानो वे चील की शिकायत कर रहे हों और उचक उचक कर, फुदक फुदक कर मछली की ताक में बैठे उस पक्षी के विरुद्ध प्रचार किए जा रहे हों। कि इतने में मुझे उस मैदानी आसमानी चमकीले खुले खुलेपन में एकाएक सामने दिखाई देता है सांवले नाटे कद पर भगवे रंग की खद्दर का बंदीनुमा कुर्ता, लगभग चौरस मोटा चेहरा जिसके दाहिने गाल पर एक बड़ा सा मस्सा है और उस मस्से में से बारीक बाल निकले हुए। जी धंस जाता है उस सूरत को देखकर। वह मेरा नेता है, संस्था का सर्वस्वा है। उसकी ख्याली तस्वीर देखते ही मुझे अचानक दूसरे नेताओं की और सचिवालय के उस अंधेरे गलियारे की याद आती है जहां मैंने इस नाटे मोटे भगवे खद्दर कुरत वाले को पहले पहल देखा था। उन अंधेरे गलियारों में से कई बार गुजरा हूं और वहां किसी मोड़ पर किसी कोने में इकट्ठा हुए ऐसी ही संस्थाओं के संचालकों के उतरे हुए चेहरों को देखा है। बावजूद श्रेष्ठ पोशाक और अप टू डेट भेस के संवलाया हुआ गर्व, बेबस गंभीरता, अधीर उदासी और थकान उनके व्यक्तित्व पर राख सी मलती है। क्यों? इसलिए कि माली साल की आखिरी तारीख को अब सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं।
सरकारी ग्रांट अभी मंजूर नहीं हो पा रही है, कागजात अभी वित्त विभाग में ही अटके पड़े हैं। ऑफिसों के बाहर, गलियारे के दूर किसी कोने में, पेशाब घर के पास या होटलों के कोनों में क्लर्कों की मुट्ठियां गर्म की जा रही हैं ताकि ग्रांट मंजूर हो और जल्दी मिल जाए। ऐसी ही किसी जगह पर मैंने इस भगवे खद्दर कुरतवाले को जोर जोर से अंग्रेजी बोलते हुए देखा था, और तभी मैंने उसके तेज मिजाज और फितरती दिमाग का अंदाजा लगाया था। इधर भरी दोपहर में श्यामला का पार्श्व संगीत चल ही रहा है, मैं उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाता, लेकिन ना मालूम कैसे मेरा मन उसकी बातों से कुछ संकेत ग्रहण कर अपने ही रास्ते पर चलता रहता है। इसी बीच उसके एक वाक्य से मैं चौंक पड़ा, इससे अच्छा है कि तुम इस्तीफा दे दो। अगर काम नहीं कर सकते तो गद्दी क्यों अड़ा रखी है। इसी बात को कई बार मैंने अपने से भी पूछा था, लेकिन आज उसके मुंह से ठीक उसी बात को सुनकर मुझे धक्का सा लगा और मेरा मन कहाँ का कहाँ चला गया। एक दिन की बात, मेरा सजा हुआ कमरा, चाय की चुस्कियां, कह कहे एक पीले रंग के तिकोने चेहरे वाला मस्खरा उल जलूल शख्स, बगैर यह सोचे कि जिसकी वह निंदा कर रहा है वह मेरा कृपालु मित्र और सहायक है, वह शख्स बात बढ़ाता जा रहा है और मैं स्तब्ध, किंतु कान सुन रहे हैं। हारे हुए आदमी जैसी मेरी सूरत, वह कहता जा रहा है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहाँ है तो ये है, देखिए। क्लर्क कहता है, रजिस्टर बताता है, सब कहते हैं ये है, लेकिन कहाँ है? ये तो सब लिखित रूप में है, वस्तु रूप में कहाँ है? वे खरीदे ही नहीं गए हैं। झूठी रसीद लिखने का कमीशन विक्रेता को, शेष रकम जेब में। सरकार से पूरी रकम वसूल, किसी खास जांच के एन मौके पर किसी दूसरे शहर की संस्था से उधार लेकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र हाजिर, सब चीजें मौजूद हैं, आइए देख जाए। जी हाँ, ये तो है सामने, लेकिन जांच खत्म होने पर सब गायब, अंतर्धान। कैसा जादू है। खर्चे का आंकड़ा खूब फुलाकर रखिए, सरकार के पास कागजात भेज दीजिए, खास मौकों पर ऑफिसों के धुंधले गलियारों और होटलों के कोनों में मुट्ठियां गर्म कीजिए। सरकारी ग्रांट मंजूर, और उसका न जाने कितना हिस्सा बड़े ही तरीके से संचालकों की जेब में। जी। भरी दोपहर में मैं आगे बढ़ा जा रहा हूँ, कानों में ये आवाजें गूंजती जा रही हैं। मैं व्याकुल हो उठता हूँ। श्यामला का पार्श्व संगीत चल रहा है, मुझे जबरदस्त प्यास लगती है। पानी कि इतने में एकाएक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की ऊंचे रोमन स्तंभों वाली इमारत सामने आ जाती है। तीसरा पहर, हल्की धूप, इमारत की पत्थर सीढ़ियां लंबी, मोतिया सीढ़ियों से लगकर अभ्रक मिली लाल मिट्टी के चमचमाते रास्ते पर सुंदर काली शेवरलेट, भगवे खद्दर कुर्तवाले की शेवरलेट, जिसके जरा पीछे मैं खड़ा हूँ और देख रहा हूँ यूं ही कार का नंबर की इतने में उसके चिकने काले हिस्से में, जो आईने सा चमकदार है, मेरी सूरत दिखाई देती है। भयानक है वह सूरत, सारे अनुपात बिगड़ गए हैं। नाक 1.5 गज लंबी और कितनी मोटी हो गई है, चेहरा बेहद लंबा और सिकोड़ गया है, आंखें खड्डेदार, कान नदारद, भूख जैसा अप्राकृतिक रूप। मैं अपने चेहरे की उस विद्रूपता को मुग्ध भाव से, कुतूहल से और आश्चर्य से देख रहा हूँ, एकटक कि इतने में मैं 2 कदम एक और हट जाता हूँ और पाता हूँ कि मोटर के उस काले चमकदार आईने में मेरे गाल, ठुड्डी, नाक, कान सब चौड़े हो गए हैं, एकदम चौड़े, लंबाई लगभग नदारद। मैं देखता ही रहता हूँ कि इतने में दिल के किसी कोने में कोई अंधियारा गटर एकदम फूट निकलता है। वह गटर है आत्मालोचन, दुख और ग्लानि का, और सहसा मुंह से हाय निकल पड़ती है। उस भगवे खद्दर कुरतवाले से मेरा छुटकारा कब होगा? और तब लगता है कि इस सारे जाल में, बुराई की इस अनेक चक्रों वाली दैत्याकार मशीन में न जाने कब से मैं फंसा पड़ा हूँ। पैर भिंच गए हैं, पसलियां चूर हो गई हैं, चीख निकल नहीं पाती, आवाज हलक में फंसकर रह गई है। कि इसी बीच अचानक एक नजारा दिखाई देता है। रोमन स्तंभों वाली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की ऊंची लंबी मोतिया सीढ़ियों पर से उतर रही है एक आत्मविश्वास से पूर्ण गौरव में नारी मूर्ति। वह किरनीली मुस्कान मेरी ओर फेंकती सी दिखाई देती है। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि उसका स्वागत कर सकूं। मैं बदहवास हो उठता हूं। वह धीमे धीमे मेरे पास आती है, अभ्यर्थनापूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहती है, पढ़ी है आपने ये पुस्तक? काली जिल्द पर सुनहले रोमन अक्षरों में लिखा है, आई विल नॉट ट्रस्ट। मैं साफ झूठ बोल जाता हूँ, हाँ पढ़ी है, बहुत पहले, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मेरे चेहरे से तेलिया पसीना निकल रहा है। मैं बार बार अपना मुंह पोंछता हूँ रूमाल से। बालों के नीचे ललाट, हाँ ललाट, ये शब्द मुझे अच्छा लगता है, को रगड़कर साफ करता हूँ। और फिर दूर एक पेड़ के नीचे इधर आते हुए
भगवे खद्दर कुरतवाले की आकृति को देखकर श्यामला से कहता हूँ, अच्छा मैं जरा उधर जा रहा हूँ, फिर भेंट होगी। और सभ्यता के तकाजे से मैं उसके लिए नमस्कार के रूप में मुस्कुराने की चेष्टा करता हूँ। पेड़ अजीब पेड़ है, यहाँ रुका जा सकता है। बहुत पुराना पेड़ है जिसकी जड़ें उखड़कर बीच में से टूट गई हैं, और जो साबुत हैं उनके आसपास की मिट्टी खिसक गई है, इसलिए वे उभरकर ऐंठी हुई सी लगती है। पेड़ क्या है? लगभग ढूंढ है। उसकी शाखाएं काट डाली गई हैं, लेकिन कटी हुई बाहों वाले उस पेड़ में से नई डालें निकलकर हवा में खेल रही हैं। उन डालों में कोमल कोमल हरी हरी पत्तियां झालर सी दिखाई देती हैं। पेड़ के मोटे तने में से जगह जगह ताज़ा गोंद निकल रहा है। गोंद की सांवली कत्थई गठाने मजे में देखी जा सकती हैं। अजीब पेड़ है, अजीब। शायद यह अच्छाई का पेड़ है, इसलिए कि एक दिन शाम की मोतिया गुलाबी आभा में मैंने एक युवक युवती को इस पेड़ के तले ऊंची उठी हुई जड़ पर आराम से बैठे हुए पाया था। संभवतः वे अपने अत्यंत आत्मीय क्षणों में डूबे हुए थे। मुझे देखकर युवक ने आदरपूर्वक नमस्कार किया। लड़की ने भी मुझे देखा और झेप गई। हल्के झटके से उसने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया, लेकिन उसकी झेपती हुई ललाई मेरी नजरों से न बच सकी। इस प्रेम मुग्ध युग्म को देखकर मैं भी एक विचित्र आनंद में डूब गया। उन्हें निरापद करने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ मैं वहां से 9-2-11 हो गया। ये पिछली गर्मियों की एक मनोहर सांझ की बात है, लेकिन आज इस भरी दोपहरी में श्यामला के साथ पल भर उस पेड़ के तले बैठने को मेरी भी तबीयत हुई। बहुत ही छोटी और भोली इच्छा है ये, लेकिन मुझे लगा कि शायद श्यामला मेरे सुझाव को नहीं मानेगी। पहुंचने की उसे जल्दी जो है, कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन दूसरे क्षण आप मेरे पैर उस ओर बढ़ने लगे, और ठीक उसी जगह मैं भी जाकर बैठ गया जहां एक साल पहले वह युग्म बैठा था। देखता क्या हूं कि श्यामला भी आकर बैठ गई है। तब वह कह रही थी, सचमुच बड़ी गर्म दोपहर है। सामने मैदान ही मैदान है, भूरे मटमैले। उन पर सिरस और सीसम के छायादार विराम चिन्ह खड़े हुए हैं। मैं लुब्ध और मुग्ध होकर उनकी घनी गहरी छायाएं देखता रहता हूँ। ... क्योंकि मेरा ये पेड़, यह अच्छाई का पेड़, छाया प्रदान नहीं कर सकता, आश्रय प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह जगह जगह काटा गया है। वह तो कटी शाखाओं की दूरियों और अंतरालों में से केवल तीव्र और कष्टप्रद प्रकाश को ही मार्ग दे सकता है। लेकिन मैदानों के इस चिलचिलाते अपार विस्तार में, एक पेड़ के नीचे अकेलेपन में श्यामला के साथ रहने की यह जो मेरी स्थिति है, उसका अचानक मुझे गहरा बोध हुआ। लगा कि श्यामला मेरी है, और वह भी इसी भांति चिलचिलाते गर्म तत्वों से बनी हुई नारी मूर्ति है। गरम बफती हुई मिट्टी सा चिलचिलाता हुआ उसमें अपनापन है। तो क्या आज ही, अगली अनगिनत गर्म दोपहरियों के पहले, आज ही अगले कदम उठाए जाने के पहले, इसी समय, हाँ इसी समय उसके सामने अपने दिल की गहरी छिपी हुई तहें और सतहें खोलकर रख दूं, कि जिससे आगे चलकर उसे गलतफहमी में रखने, उसे धोखे में रखने का अपराधी न बनूं। कि इतने में मेरी आंखों के सामने फिर उसी भगवे खद्दर कुरतवाले की तस्वीर चमक उठी। मैं व्याकुल हो गया और उससे छुटकारा चाहने लगा। तो फिर आत्मस्वीकार कैसे करूं, कहां से शुरू करूं? लेकिन क्या वह मेरी बातें समझ सकेगी? किसी तनी हुई रस्सी पर वजन साधते हुए चलने का, हाँ और नाक के बीच में रहकर जिंदगी की उलझनों में फंसने का तजुर्बा उसे कहाँ है? हटाओ, कौन कहे, लेकिन ये स्त्री शिक्षिता तो है, बहस भी तो करती है। बहस की बातों का संबंध न उसके स्वार्थ से होता है, न मेरे। उस समय हम लड़ भी तो सकते हैं, और ऐसी लड़ाइयों में कोई स्वार्थ भी तो नहीं होता। उसके सामने अपने दिल की सतहें खोल देने में न मुझे शर्म रही, न मेरे सामने उसे। लेकिन वैसा करने में तकलीफ तो होती है, अजीब और पेचीदा, घूमती घुमाती तकलीफ। और उस तकलीफ को टालने के लिए हम झूठ भी तो बोल देते हैं, सरासर झूठ, सफेद झूठ। लेकिन झूठ से सच्चाई और गहरी हो जाती है, अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्राणवान, मानो वह हमारे लिए और सारी मनुष्यता के लिए विशेष सार रखती हो। ऐसी सतह पर हम भावुक हो जाते हैं, और ये सतह अपने सारे निजीपन में बिल्कुल बेनिजी है, साथ ही मीठी भी। हाँ, उस स्तर की अपनी विचित्र पीड़ाएं हैं, भयानक संताप है, और इस अत्यंत आत्मीय किंतु निर्वैयक्तिक स्तर पर हम एक हो जाते हैं, और कभी कभी ठीक उसी स्तर पर बुरी तरह लड़ भी पड़ते हैं। श्यामला ने कहा, उस मैदान को समतल करने में कितना खर्च आएगा? 12,000। उनका अंदाज क्या है? 20,000। तो बैठक में जाकर समझा दोगे और यह बता दोगे कि कुल मिलाकर 12,000 से ज्यादा नामुमकिन है। हाँ, उतना मैं कर दूंगा। उतना का क्या मतलब? अब मैं उसे उतना का क्या मतलब बताऊं? साफ है कि उस भगवे खद्दर कुरतवाले से मैं दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा क्योंकि मैं उसका आदमी हूं।
भले ही वह बुरा हो, भ्रष्टाचारी हो, किंतु उसी के कारण मेरी आमदनी के जरिए बने हुए हैं। व्यक्तिनिष्ठा भी कोई चीज है, उसके कारण ही मैं विश्वास योग्य माना गया हूं। इसलिए मैं कई महत्वपूर्ण कमेटियों का सदस्य हूं। मैंने विरोध भाव से श्यामला की तरफ देखा। वह मेरा रुख देखकर समझ गई। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन मानो मैंने उसकी आवाज सुन ली हो। श्यामला का चेहरा चार जन्नियों जैसा है। उस पर सांवली मोहक दीप्ति का आकर्षण है, किंतु उसकी आवाज, हाँ आवाज, वह इतनी सुरीली और मीठी है कि उसे अनसुना करना निहायत मुश्किल है। उस स्वर को सुनकर दुनिया की अच्छी बातें ही याद आ सकती हैं। पता नहीं किस तरह की परेशान पेचीदगी मेरे चेहरे पर झलक उठी कि जिसे देखकर उसने कहा, कहो कहो, क्या कहना चाहते हो। ये वाक्य मेरे लिए निर्णायक बन गया। फिर भी अवरोध शेष था। अपने जीवन का सार सत्य अपना गुप्त धन है। उसके अपने गुप्त संघर्ष हैं, उसका अपना एक गुप्त नाटक है। वह प्रकट करते नहीं बनता। फिर भी शायद है कि उसे प्रकट कर देने से उसका मूल्य बढ़ जाए, उसका कोई विशेष उपयोग हो सके। एक था पक्षी। वह नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे। श्यामला मेरे चेहरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगी। सब बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे। उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी। उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक भी मिल जाती। एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देख लेता है। उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं। गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 2 दीम किलो, 1 पंथ दो। उस नौजवान पक्षी को दीमकों का शौक था। वैसे तो ऊंचे उड़ने वाले पंछियों को हवा में ही बहुत से कीड़े तैरते हुए मिल जाते, जिन्हें खाकर वे अपनी भूख थोड़ी बहुत शांत कर लेते। लेकिन दीमकें सिर्फ जमीन पर मिलती थीं। कभी कभी पेड़ों पर जमीन से तने पर चढ़कर ऊंची डाल तक वे मटियाला लंबा घर बना लेती। लेकिन ऐसे कुछ ही पेड़ होते और वे सब एक जगह न मिलते। नौजवान पक्षी को लगा ये बहुत बड़ी सुविधा है कि आदमी दीमकों को बोरों में भरकर बेच रहा है। वह अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मडराता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। दोनों का सौदा तय हो जाता है। अपनी चोंच से एक पर को खींचकर तोड़ने में उसे तकलीफ भी होती है, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है। मुंह में बड़े स्वाद के साथ 2 दीमके दबाकर वह पक्षी फुर से उड़ जाता है। कहते कहते मैं थक गया, शायद सांस लेने के लिए। श्यामला ने पलकें झपकाई और कहा, हूं। अब उस पक्षी को गाड़ी वाले से 2 दीमके खरीदने और एक पर देने की बड़ी आसानी मालूम हुई। वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को 1 पंथ देकर 2 दीमके खरीद लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने देख लिया। उसने समझाने की कोशिश की कि बेटे, दीमके हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उनके लिए अपने पंथ तो हरगिज नहीं दिए जा सकते। लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। उसे जमीन पर उतरकर दीमके खाने की चट लग गई थी। अब उसे न तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते, न फल, न अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। श्यामला अपनी फैली हुई आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी ऊपर उठी हुई पलकें और भवें बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही थीं। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता। उसके पंखों की संख्या लगातार घटती चली गई। अब वह ऊंचाइयों पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था, न बहुत समय तक पंख उसे सहारा दे सकते थे। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों, पेड़ों की चोटियों, गुंबदों और बुर्जों पर हाँफते हुए बैठ जाना पड़ता। उसके परिवार वाले तथा मित्र ऊंचाइयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते। वह बहुत पिछड़ जाता। फिर भी दीमक खाने का उसका शौक कम नहीं हुआ। दीमकों के लिए गाड़ी वाले को वह अपने पंख तोड़ तोड़कर देता रहा। श्यामला गंभीर होकर सुन रही थी। अब की बार उसने भी नहीं कहा। फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है, वह मूर्खों का काम है। उसकी हालत ये थी कि अब वह आसमान में उड़ ही नहीं सकता था, वह सिर्फ एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ तक पहुंच पाता। धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी कम होती गई और एक समय वह आया जब वह बड़ी मुश्किल से पेड़ की एक डाल से लगी हुई दूसरी डाल पर चलकर फुदक कर पहुंचता। लेकिन दीमक खाने का शौक नहीं छूटा। बीच बीच में गाड़ी वाला बुत्ता दे जाता। वह कहीं नजर में न आता। पक्षी उसके इंतजार में घुलता रहता। लेकिन दीमकों का शौक जो उसे था, उसने सोचा मैं खुद दीमके ढूंढूंगा। इसलिए वह पेड़ पर से उतरकर जमीन पर आ गया और घास के एक लहराते गुच्छे में सिमटकर बैठ गया। श्यामला मेरी ओर देखे जा रही थी। उसने अपेक्षापूर्वक कहा, हूं। फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया। वह खूब मेहनत से जमीन में से दीमके चुन चुन कर खाने के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास दीमकों के ढेर हो गए।
फिर एक दिन एकाएक वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई। उसने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। तब पक्षी ने कहा, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली हैं। क्या करूं? गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। उसने सिर्फ इतना कहा, तो मैं क्या करूं? ये मेरी दीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो। पक्षी ने जवाब दिया। गाड़ी वाला ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूं, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर बहुत जोर दिया था। श्यामला ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, फिर। गाड़ी वाला चला गया। पक्षी छटपटा कर रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आए और अपने मुंह में उसे दबाकर चली गई। तब उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था। श्यामला ध्यान से मुझे देखे जा रही थी और उसकी एकटक निगाहों से बचने के लिए मेरी आंखें तालाब की सिहरती कांपती, चिलकती चमकती लहरों पर टिकी हुई थीं। कहानी कह चुकने के बाद मुझे एक जबरदस्त झटका लगा। एक भयानक प्रतिक्रिया, कोलतार जैसी काली, गंधक जैसी पीली नारंगी। नहीं, मुझमें अभी बहुत कुछ शेष है, बहुत कुछ। मैं उस पक्षी जैसा नहीं मरूंगा। मैं अभी भी उबर सकता हूँ। रोग अभी असाध्य नहीं हुआ है। ठाठ से रहने के चक्कर से बंधे हुए बुराई के चक्कर तोड़े जा सकते हैं। प्राणशक्ति शेष है, शेष। तुरंत ही लगा कि श्यामला के सामने फिजूल अपना रहस्य खोल दिया, व्यर्थ ही आत्मस्वीकार कर डाला। कोई भी व्यक्ति इतना परमप्रिय नहीं हो सकता कि भीतर का नंगा, बालदार रीछ उसे बताया जाए। मैं असीम दुख के खारे मृतक सागर में डूब गया। श्यामला अपनी जगह से धीरे से उठी, साड़ी का पल्ला ठीक किया, उसकी सलवटें बराबर जमाई, बालों पर से हाथ फेरा और फिर अंग्रेजी में कहा, सुंदर कथा है, बहुत सुंदर। फिर वह क्षण भर खोई सी खड़ी रही और फिर बोली, तुमने कहाँ पढ़ी? मैं अपने ही शून्य में खोया हुआ था। उसी शून्य के बीच में से मैंने कहा, पता नहीं, किसी ने सुनाई या मैंने कहीं पढ़ी। और वह श्यामला अचानक मेरे सामने आ गई, कुछ कहना चाहने लगी, मानो उस कहानी में उसकी किसी बात की तायद होती हो। उसके चेहरे पर धूप पड़ी हुई थी, मुखमंडल सुंदर और प्रदीप दिखाई दे रहा था कि इसी बीच हमारी आंखें सामने के रास्ते पर जम गईं। घुटनों तक मैली धोती और काली, नीली, सफेद या लाल बंडी पहने कुछ देहाती जिसे वह अपने भाई समूह में चले जा रहे थे। एक के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था, आगे सामने किए हुए था। उस डंडे पर एक लंबा मरा हुआ सांप झूल रहा था, काला भुजंग, जिसके पेट की हल्की सफेदी भी झलक रही थी। श्यामला ने देखते ही पूछा, कौन सा सांप है ये? वह ग्रामीण मुख छत्तीसगढ़ी लहजे में चिल्लाया, क्रेट है बाय क्रेट। श्यामला के मुंह से निकल पड़ा, ओफो, क्रेट तो बड़ा जहरीला सांप होता। फिर मेरी ओर देखकर कहा, नाक की तो दवा भी निकली है, क्रेट की तो कोई दवा नहीं है। अच्छा किया, मार डाला। जहां सांप देखो मार डालो, फिर वह पनियल सांप ही क्यों न हो। और फिर ना जाने क्यों मेरे मन में उसका ये वाक्य गूंज उठा, जहां सांप देखो मार डालो। और ये शब्द मेरे मन में गूंजते ही चले गए कि इसी बीच रजिस्टर में चढ़े हुए आंकड़ों की एक लंबी मीजान मेरे सामने झूल उठी और गलियारे के अंधेरे कोनों में गर्म होने वाली मुट्ठियों का चोर हाथ। श्यामला ने पलटकर कहा, तुम्हारे कमरे में भी तो सांप घुस आया था। कहाँ से आया था वह? फिर उसने खुद ही जवाब दे लिया, हाँ, वह पास की खिड़की में से आया होगा। खिड़की की बात सुनते ही मेरे सामने बाहर की कांटेदार बेत की झाड़ी आ गई, जिसे जंगली बेल ने लपेट कर रखा था। मेरे खुद के तीखे कांटों के बावजूद क्या श्यामला मुझे इसी तरह लपेट सकेगी? बड़ा ही रोमांटिक ख्याल है, लेकिन कितना भयानक, क्योंकि श्यामला के साथ अगर मुझे जिंदगी बसर करनी है तो ना मालूम कितने ही भगवे खद्दर कुरत वालों से मुझे लड़ना पड़ेगा, जी कड़ा करके लड़ाइयां मोल लेनी पड़ेंगी और अपनी आमदनी के जरिए खत्म कर देने होंगे। श्यामला का क्या है, वह तो एक गांधीवादी कार्यकर्ता की लड़की है, आदिवासियों की एक संस्था में कार्य करती है। उसका आदर्शवाद भी भोले भाले आदिवासियों की उस कुल्हाड़ी जैसा है जो जंगल में अपने बेईमान और बेवफा साथी का सिर धड़ से अलग कर देती है। बारीक बेईमानियों का सूफियाना अंदाज उसमें कहा, किंतु फिर भी आदिवासियों जैसे उस मिश्रित आदर्शवाद में मुझे आत्मा का गौरव दिखाई देता है, मनुष्य की महिमा दिखाई देती है, पैनेतर की अपनी अंतिम प्रभावोत्पादक परिणति का उल्लास दिखाई देता है, और ये सब बातें मेरे हृदय को स्पर्श कर जाती हैं। तो अब मैं इसके लिए क्या करूं, क्या करूं? और अब मुझे सज्जायुक्त भद्रता के मनोहर वातावरण वाला अपना कमरा याद आता है। अपना अकेला धुंधला धुंधला कमरा, उसके एकांत में प्रत्यावर्तित और पुनः प्रत्यावर्तित प्रकाश के कोमल वातावरण में मूल रश्मियों और उनके उद्गम स्रोतों पर सोचते रहना,
ख्यालों की लहरों में बहते रहना कितना सरल, सुंदर और भद्रतापूर्ण है। उससे न कभी गर्मी लगती है, न पसीना आता है, न कभी कपड़े मैले होते हैं। किंतु प्रकाश के उद्गम के सामने रहना, उसका सामना करना, चिलचिलाती दोपहर में रास्ता नापते रहना और धूल फांकते रहना कितना त्रासदायक है। पसीने से तरबतर कपड़े इस तरह चिपचिपाते हैं और इस कदर गंदे मालूम होते हैं कि लगता है कि अगर कोई इस हालत में हमें देख ले तो वह बेशक हमें निचले दर्जे का आदमी समझेगा। सजे हुए टेबल पर रखे कीमती फाउंटेन पेन जैसे नीरव शब्दांकनवादी हमारे व्यक्तित्व, जो बहुत बड़े ही खुशनुमा मालूम होते हैं, किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण जब वे आंगन में और घर बाहर चलती हुई झाड़ जैसे काम करने वाले दिखाई दें, तो इस हालत में वे यदि सड़क छाप समझे जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। लेकिन मैं अब ऐसे कामों की शर्म नहीं करूंगा, क्योंकि जहां मेरा हृदय है वहीं मेरा भाग्य है।